आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूएन की चेतावनी से बौखला इजराइल 3 दिन के ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए हुआ रजामंद। असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन बिल पास, हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे तारीखी दिन दिया करार। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की आज हुई दूसरी बैठक, जगदम्बिका पाल ने की मीटिंग की सदारत। मौलाना मदनी का हल्द्वानी तशद्दुद पर बड़ा बयान, कहा बेगुनाहों की रिहाई तक हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। वक्फ तरमीमी बिल पर बोले अख्तरुल ईमान, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना चाह रही मोदी सरकार। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, महाराष्ट्र को दी करोड़ों रुपए की सौगात। झारखंड के साबिक सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल, बेटे बाबूलाल ने भी थामा बीजेपी का दामन। इजराइल गजा के बीच जारी जंग को लेकर यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। यूएन ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि पोलियो की वैक्सीनेशन की कमी से न सिर्फ गजा के बच्चों को बल्कि इजराइल और खित्ते में दूसरे बच्चों को भी इसके खतरनाक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यूएन की वार्निंग से इजरायली हुकूमत इतनी बुरी तरह बौखला गई है कि उसने फौरन ही गजा में 3 दिन के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए हाँ कर दी है। इजरायली हुकूमत के इशारों पर नाचने वाली इजरायली फौज ने गजा शहर को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही नजर आई और आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो गई कि हमास को हराना उसके बस की बात नहीं है। फिर भी वो अपने आका के हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए अपनी हार मानने के बावजूद भी लगातार वेस्ट बैंक और दूसरे इलाकों में मासूम लोगों को निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रही है। हाल ही के हमलों में इजरायली फौज ने वेस्ट बैंक में करीब 16 लोगों को शहीद किया है। गजा में इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच यूएन की ये वार्निंग इजराइल पर बिजली बंद कर गिरी है और इस वार्निंग के आते ही इजरायली फौज हमास के आगे हार मानते हुए 3 दिन के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए रजामंद हो गई है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने ऐलान किया है कि हमास के साथ साथ इजराइल की रजामंदी मिलने के बाद अब पोलियो वैक्सीनेशन की मुहिम इतवार से शुरू की जाएगी। इससे पहले WHO ने एक खतरनाक वार्निंग जारी करते हुए बताया था कि इलाके में इस बात की तस्दीक हुई थी कि कम अज कम एक बच्चा टाइप 2 पोलियो वायरस से पैरालाइज है, जो कि 25 सालों में इस तरह का पहला केस है। यूएन के तर्जुमान लुइस वाटरेज ने कहा कि गजा में 6,40,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए इतवार से मुहिम शुरू की जाएगी, जिसके 4 हफ्ते बाद दोबारा एक और मुहिम में उन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि अगर ये जल्द अमल में न लाया गया या इस मुहिम में देरी हुई तो इसका असर खित्ते के दूसरे ममालिक में भी देखने को मिल सकता है और कई बच्चे तो पहले ही इस दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या 3 दिन के ह्यूमैनिटेरियन पॉज पर रजामंद हुआ इजराइल वाकई इन 3 दिनों में कोई हमला नहीं करेगा या फिर अपनी असलियत दुनिया को दिखाते हुए इन 3 दिनों में भी अपनी बमबारी और गजा के लोगों पर जुल्म इसी तरह जारी रखेगा। तो वहीं असम असेंबली में मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट पास हो गया है। इस बिल को लेकर भारी हंगामा हुआ है। बिल पास होने के बाद असम में अब निकाह का रजिस्ट्रेशन काजी की जगह हुकूमत करेगी। AIUDF के MLA अमीनुल इस्लाम ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा था कि असेंबली में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट बिल पास किया गया है, जो कि सरासर गलत है और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट ये साल 1935 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट का इंतजाम है। इस बिल में साल 2010 में तरमीम की गई थी। इस तब्दीली के बाद असम में मुसलमानों के लिए शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट को लाजमी करार दिया गया था। इस कानून में रियासत को यह हक दिया गया था कि वो उस दिन की वजाहत करते हुए किसी भी शख्स को शादी और तलाक रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए लाइसेंस दे सकता है। असम के लिए तारीखी दिन करार देते हुए रियासत के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी हुकूमत का अगला हदफ तादाद अज़वाज पर पाबंदी आयद करना होगा, यानी कि 2 शादियों पर पाबंदी लगाना होगा। असम हुकूमत में मोहन ने कहा कि इसमें तादाद अज़वाज को रोकने में मदद मिलेगी, यानी कि 2-3 शादियों को रोकने में मदद मिलेगी। शादीशुदा ख्वातीन को अपने अज़वाजी घर में रहने और देखभाल के हक का दावा करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा बेवाओं को उनके विरासत के हुकूक को बरकरार रखने और दीगर मराआत हासिल करने में भी मदद मिलेगी, यानी कि उनको गुजारा भत्ता हासिल करने में इससे मदद मिलेगी जिसके वो अपने शौहर की वफात के बाद हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल मर्दों को शादी के बाद अपनी बीवियों को छोड़ने से भी रोकेगा और शादी के इदारे को मजबूत करेगा। बता दें कि इससे पहले मुस्लिम शादियां काजियों के जरिए रजिस्टर्ड की जाती थी। हालांकि ये नया बिल इस बात को यकीनी बनाएगा कि कम्युनिटी में तमाम शादियां हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हों। वक्फ तरमीमी बिल पर पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी यानी कि जेपीसी की आज दूसरी बैठक हुई। इस दौरान कमेटी ने बिल पर आवाम और एक्सपर्ट से मशवरे लिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर आज मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि जेपीसी की एक अहम मीटिंग हुई। आपको बता दें कि 22 अगस्त को होने वाली जेपीसी की पहली मीटिंग में ये तजवीज़ दी गई थी कि इस बिल से मुतालिक तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक जामा बहस करने के लिए तजावीज़ को मदऊ करने के लिए अखबारात में इश्तिहार दिया जाना चाहिए। मीटिंग में MP कल्याण बनर्जी और BJP की MP राधा मोहन दास वगैरह ने शिरकत की। जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने पहली मीटिंग में ये भी कहा था कि अगर हुकूमत ने वक्फ तरमीम 2024 जेपीसी को भेजा है तो हम मुल्क भर में जितने भी वक्फ
بورڈز ہیں ان سب کے ارکان کو بلائیں گے اور جو ہمارے حصے میں ہیں اگر اقلیتی تنظیمیں بھی ہیں تو انہیں بھی مدعو کیا جائے گا۔ حکومت کا موقف ہے کہ بہتر بلاک ترمیمی بل آنا چاہیے۔ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، آل انڈیا مسلم سول لبرٹیز کے سابق ایم پی دیپ صاحب کو بھی بلایا گیا ہے اور یو پی اور راجستھان کے 2 سنی وقف بورڈ کو بھی آج کی میٹنگ کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ تو وہیں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نینی تال ہائی کورٹ کے فیصلے پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ضمانت پر رہائی ہی نہیں بلکہ ان بے گناہ لوگوں کی بھی باعزت رہائی تک ہماری قانونی لڑائی جاری رہے گی۔ معلومات کے مطابق بتا دیں کہ مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ تقریباً 7 ماہ بعد ہم ان 50 افراد کی بیک وقت رہائی کا خیر مقدم کرتے ہیں جن میں ایک 65 سالہ خاتون اور 6 دیگر خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ بلا شبہ اہل خانے کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے۔ مولانا مدنی نے اس بات پر شدید مایوسی کا اظہار کیا کہ اس قسم کے معاملے میں پولیس اور تفتیشی ایجنسیاں جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈالتی ہیں۔ چارج شیٹ پیش کرنے کے لیے قانون میں یہ لازمی ہے کہ چارج شیٹ 90 دن کے اندر جمع کرائی جائے، لیکن اس طرح کے زیادہ تر معاملات میں اس قانونی شق کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ ہند مسلسل اس سنگین ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے۔ وقت ترمیمی بل کے خلاف مسلم مذہبی رہنماؤں نے AIMIM کے ریاستی صدر اختر الایمان کی قیادت میں کشن گنج میں بیٹھک کی۔ بیٹھک میں وقت ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بل مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے۔ بہار کے کشن گنج ضلع میں وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ میٹنگ ضلع کے انجمن اسلامیہ مدرسہ میں AIMIM کے ریاستی صدر اختر الایمان کی قیادت میں منعقد ہوئی تھی، جس میں ممبران نے شرکت کی۔ ضلع کے اقلیتی طبقے کے دانشوروں کے علاوہ کئی اسلامی اسکالرز نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ اس دوران اسلامی اسکالرز نے کہا کہ مرکزی حکومت ہمارے آباء و اجداد کی عطیہ کردہ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف رکن اسمبلی اختر الایمان نے کہا کہ حال ہی میں رام گیری نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، جسے مسلم معاشرہ کسی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک کے قانون کے خلاف اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو توڑنے کا کام کیا ہے۔ حکومت جلد از جلد اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ بریلی میں اعلیٰ حضرت کے 106ویں عرس رضوی کے پہلے دن آل انڈیا مسلم جماعت کے ہیڈ آفس پر ایک اہم بیٹھک ہوئی، جس میں مولانا شہاب الدین نے مسلم ایجنڈا جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو تعلیم، بزنس اور خاندان پر دھیان دینے کی صلاح دی ہے۔ معلومات کے مطابق بتا دیں کہ اجلاس میں ملک کی مختلف ریاستوں کے علماء کرام اور دانشوروں نے مسلمانوں کے مسائل پر بحث کی اور مسلم ایجنڈا تیار کیا۔ مولانا شہاب الدین رضوی بریلوی نے 29 اگست کو مسلم ایجنڈا جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ معاشرے میں پھیل رہی برائیوں کو روکا جائے اور لڑکیوں کے لیے الگ اسکول اور کالج کھولے جائیں۔ مولانا نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے والی سیاست کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ناانصافی، ظلم اور زیادتیاں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اس پر اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ کولکاتہ کے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر اور اتراکھنڈ میں ایک مسلم نرس کے ساتھ ہوئی زیادتی اور قتل کی واردات کے بعد جماعت اسلامی ہند کی وومن ونگ نے خواتین کے خلاف بڑھتے جرموں کی جاگرکتا پیدا کرنے کے لیے فریڈم از مورالٹی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی ہند شعبہ خواتین نے اخلاقیاتی آزادی کے عنوان سے یکم سے 30 ستمبر تک ایک ماہ کی ملک گیر مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں خواتین ونگ کی فرزانہ نے مہم کے مقصد اور اس کے دوران منعقد کی جانے والی مختلف سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ اس مہم کو قومی سطح پر ایک تحریک کے طور پر چلایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فرزانہ نے کہا کہ معاشرے میں اخلاقیات کی حدیں پار ہو جائیں گی اور ایسا لگتا ہے جیسے اخلاقیات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اخلاقی ہونے کے لوازم کے برابر میں بات کرتے ہوئے فرزانہ نے کچھ ضروریات پر روشنی ڈالی جن کو مہم میں پورا کیا جائے گا۔ فرزانہ نے کہا کہ مسلم کمیونٹی کو خود احتساسی سے گزرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو غیر اسلامی عناصر سے آزاد کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا شریعت کا نچوڑ ہے، اس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہاراشٹر کے دورے پر رہے، جہاں انہوں نے ممبئی کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں گلوبل فنٹیک فیسٹ میں کہا کہ AI کے غلط استعمال کو لے کر فکر مند ہوں۔ AI کے ایتھیکل یوز کے لیے گلوبل فریم ورک بنایا جائے گا۔ بتا دیں کہ کانگریس مودی کے اس دورے کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئی۔ سندھو درگ میں شیواجی کے مجسمے کو گرائے جانے کے معاملے پر
मुंबई में कई मकामात पर मुजाहिरे किए गए। पुलिस ने कई कांग्रेसी लीडरों को और कारकुनान को घरों में नजरबंद भी कर दिया। आलमी फिनटेक इवेंट 28 से 30 अगस्त तक मुनक्किद हुआ है, जिसका आज आखिरी दिन था। इसमें 800 से ज्यादा मुकर्ररीन और 80,000 से ज्यादा शुरा शामिल हुए थे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की सरबराह माधवीपुरी बुच ने भी इस तकरीब में शिरकत की। पीएम मोदी ने आज दोपहर पालघर के सुडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखी। इसके अलावा उन्होंने पालघर में तकरीबन 1560 करोड़ रुपए की लागत से 218 माहीगीरी के मंसूबों की भी संग बुनियाद रखी। इसका मकसद माहीगीरी के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। हक्काम के मुताबिक इस मंसूबे की मदद से माहीगीरी के शोबे में 5 लाख से ज्यादा मुलाजमतें पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही पीएम मोदी ने तकरीबन 360 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम का आगाज भी किया। इसके जरिए 13 साहिली रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मशीन और मोटर मछली पकड़ने वाले जहाज़ों पर 1 लाख ट्रांसपॉन्डर लगाए जाएंगे। झारखंड के साबिक सीएम चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल करवाने के लिए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, मरकजी वजीर शिवराज सिंह, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर हजारों की तादाद में उनके हामी प्रोग्राम में पहुंचे। इतना ही नहीं, करीब 15,000 से ज्यादा हामी रांची पहुंचे हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि आज मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। मैं झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों पर लड़ाई जारी रखूंगा। पार्टी के सरबराह शेबू सोरेन को लिखे एक खत में सीनियर कबायली रहनुमा ने कहा कि JMM के मौजूदा काम करने के अंदाज से परेशान होकर वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने खत में कहा कि मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं JMM छोड़ दूंगा, जो कि मेरे लिए एक खानदान की तरह है। माजी में होने वाले वाकयात जिसने मुझे ये फैसला बड़े दर्द के साथ लेने पर मजबूर किया है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि पार्टी अपने उसूलों से भटक गई है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज TMC और बीजेपी दोनों का एहतजाज हुआ। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा ने रियासती खवातीन कमीशन के ऑफिस का घेराव किया। वहीं TMC स्टूडेंट यूनियन ने भी रियासत के सभी कॉलेजों में प्रोटेस्ट किया। बता दें कि यहाँ ममता ने 8 दिन के अंदर मोदी को दूसरा खत लिख डाला है। इसमें ममता ने लिखा कि मैंने 22 अगस्त को खत लिखकर रेप करने वाले को सख्त सजा देने के लिए कानून बनाने का मुतालबा किया था, लेकिन इतने हसास मामले पर मुझे आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला। अगरचे हुकूमत हिंद की तरफ से जवाब ज़रूर मौसूल हुआ था, लेकिन उसने मामले की संगीनी को मद्देनज़र नहीं रखा। मैं दोबारा दरख्वास्त करती हूँ कि मरकजी हुकूमत असमत दरी और कत्ल जैसे घिनौने जराइम पर सख्त कानून बनाए। इस कानून में मुकदमे को मुकर्ररा मुद्दत में ख़त्म करने की भी गुंजाइश होनी चाहिए। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त के दरमियानी शब एक 31 साल ट्रेनी डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहिरे लगातार जारी हैं। वहीं बंगाल के गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस ने रियासत में कशीदगी को लेकर आज दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की। एक हफ्ते के अंदर आनंद बोस की ये दिल्ली में उनसे दूसरी मुलाकात थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक नया चेयरमैन मिल गया है। अमित शाह के बेटे जय शाह को इस ओहदे के लिए बिना इलेक्शन के ही चुन लिया गया है। 35 साल जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। इस ओहदे के लिए शाह के खिलाफ किसी ने दरख्वास्त ही नहीं दी थी। ऐसे में इलेक्शन नहीं हुए और वो बिना मुकाबला मुंतखब हो गए। वो मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्ली की जगह लेंगे। जय 1 दिसंबर को चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। वो इस वक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI के सेक्रेटरी हैं। BCCI को अब सेक्रेटरी के ओहदे पर नई पोस्टिंग करनी होगी। अरुण जेटली के बेटे और दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सदर रोहन जेटली BCCI के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। न्यूजीलैंड के मौजूदा ICC चेयरमैन ग्रेग बार्ली की मियाद 30 नवंबर को खत्म होगी। ICC ने 20 अगस्त को बताया था कि बार्कले मुसलसल तीसरी बार चेयरमैन नहीं बनेंगे। वो 2020 से इस ओहदे पर फाइज थे, जो नवंबर में अपना ओहदा छोड़ देंगे। उधर जय शाह ने ICC का चेयरमैन चुने जाने पर सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं आलमी सतह पर क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए काम करता रहूँगा। इस वक्त क्रिकेट के मुताबिक फॉर्मेट्स को फ़रोग देना ज़रूरी है। मैं नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करूँगा। उधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनके बेटे जय शाह को ICC का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वज़ीर दाखिला मुबारक हो, आपका बेटा लीडर नहीं बना बल्कि ICC का चेयरमैन बन गया है। ममता बनर्जी ने आगे मजीद लिखा कि ICC चेयरमैन का ओहदा ज़्यादातर सियासतदानों के ओहदे से ज़्यादा बाअसर होता है। आपका बेटा वाकई बहुत ताकतवर हो गया है। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। उधर असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ममता की इस पोस्ट पर रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि ये किसी तंजीम का कंट्रोल अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जय शाह के साथ 5 हिंदुस्तानियों को ग्लोबल क्रिकेट की क़यादत करने का एजाज़ मिला है।
मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने मणिपुर में जारी तशद्दुद को लेकर एक अरसे बाद एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने अगले 6 महीने में रियासत में अमन बहाल करने का दावा किया है। बता दें कि एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने रियासत में अमन बहाल करने का दावा किया है। सीएम ने कई मसाइल पर बात की, जिनमें मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों का हारना, बीजेपी की मकबूलियत में कमी, मंशियात के खिलाफ हुकूमत की कोशिशें और गैर कानूनी तारीकीन वतन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुकी और मैती के दरमियान मफाहमत के लिए एक मंदूब मुकर्रर किया गया है, यानी कि एक कमेटी तश्कील दी गई है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मणिपुर का दौरा न करने के सवाल पर कहा कि तनाव के दरमियान उनका आना ज़रूरी नहीं था। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में 2 बार तशद्दुद पर अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ, लेकिन इस हालत में नहीं। मसला 2 बिरादरियों के दरमियान नहीं था, असल मसला मंशियात गैर कानूनी तारीकीन वतन का पता लगाना था। हमने जंगलाती इलाकों से अफीम के बागात को ख़त्म किया है। आपको बताते चलें कि 3 मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैती बिरादरियों के दरमियान रिजर्वेशन को लेकर तशद्दुद जारी है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तशद्दुद में अब तक 226 अफराद हलाक हो चुके हैं, 1100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले गए हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।